नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। उस दिन रात का समय था और घर में शांति छा गई थी। मैंने अपने लिए खरीदी गई नाइटी ड्रेस पहनी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर और आरामदायक थी। जेठ जी ने जब मुझे देखा तो उनकी नजरें मेरी ओर ठहरी रही। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उनका सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार मुझे अजीब लगा, लेकिन साथ ही अच्छा भी। उस रात राजेश के कमरे में बोरियत और सुस्थापन के बजाय जेठ जी के साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए खास था। अंधेरे में जब मैंने जेठ जी को अपने कमरे में देखा तो मैंने सोचा कि यह एक सामान्य स्थिति हो सकती है, लेकिन जेठ जी के साथ बिताए गए समय ने मुझे अनकही भावनाओं का अनुभव कराया। आंधी रात को अनजाने में मैंने उनकी ओर खिसकते हुए उन्हें अपने गले में चिपकाने की कोशिश की। जेठ जी की सांसें तेज हो गई और उनकी नींद टूट गई। उन्होंने मुझे अपने करीब महसूस किया और धीरे से मेरे बालों को सहलाया। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे दो चीजों का ज्यादा अनुभव है। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। उन्होंने मुझे पूरी तरह से आज जब मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं, बल्कि मेरे जेठ जी खड़े थे। उस समय मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो जेठ जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा पति मुझे देखे, लेकिन जो मैंने अपने पति के लिए किया था उसका आनंद जेठ जी ले रहे थे। वह तो मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बहुरानी, कहाँ जा रही हो? मुझे पानी भी नहीं दोगी क्या? मैंने हड़बड़ाते हुए अपना हाथ छुड़ाया और सिर झुकाए हुए कहा, जी अभी लाती हूँ। मैं किचन की ओर बढ़ी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर और असहजता थी। मैंने जल्दी से पानी का गिलास भरा और उन्हें दिया। उन्होंने पानी पीते हुए मुझे ध्यान से देखा। मैं बिना कुछ बोले वहां से हटने की कोशिश करने लगी। बहुरानी, तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने एक धीमी आवाज में कहा। उनकी बातें सुनकर मैं और भी असहज हो गई और बिना कोई जवाब दिए सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गई। मन में अजीब सी घबराहट थी। तभी मुझे याद आया कि मुझे जेठ जी के लिए चाय बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद आए हैं। मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने जेठ जी को चाय दिया। वह अभी भी मुझे उसी ही नज़र से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। सच तो यह है कि दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। अतिथि देवो भव, यह भी मेरे लिए शुभ है। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। पति पत्नी के बीच की रुचि बनी रहे, इसलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। यह मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर आया ही नहीं। जेठ जी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, समय की कमी तो आजकल हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गई है बहू, लेकिन तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तुम्हारे प्रयास सराहनीय है। मैं अपने भाई से इस बारे में जरूर बात करूंगा। उनकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मन में अभी भी थोड़ा असहजता थी।
मैंने सोचा कि अब इस घटना को यहीं समाप्त कर देना चाहिए और अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जेठ जी अभी भी बैठे हुए थे और जाने का कोई संकेत नहीं दे रहे थे। उन्होंने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बहू, आज दिन भर का क्या कार्यक्रम है? कहीं बाहर जाने का प्लान है या घर पर ही कुछ खास? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, नहीं भैया, आज तो बस घर पर ही रहना था, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए रुकेंगे तो अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ा समय यहीं बिताता हूँ। वैसे भी काफी समय हो गया है। आप लोगों से मिले हुए मैंने भीतर जाकर और कुछ स्नैक्स तैयार किए और उन्हें लेकर आई। हमारी बातचीत का माहौल अब थोड़ा सामान्य लगने लगा था। हम घर परिवार की बातें करने लगे। मैं अपने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति राजेश घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वह समय पर घर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। भैया, आप कैसे आ गए? बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए, राजेश ने खुशी से कहा। जेठ जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन ने बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। राजेश ने मेरी ओर देखा और मेरे चेहरे पर गुस्से का संकेत देखा। उसने धीरे से मुझसे कहा, मुझे खेद है कि मैं देर से आया, काम में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मन में गुस्सा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस समय को शांतिपूर्वक पार करना ही सही होगा। मैंने बातचीत को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी तब मुझे समझ में आया कि भैया अब 1 महीने के लिए हमारे घर में रुकने वाले थे। मेरे जेठ जी मेरे पति के मामा के बेटे थे। वह मेरे पति से उम्र में बड़े थे। उन दोनों की बातें चल रही थी और मैं किचन में खाना बनाने लगी, लेकिन मन में एक हल्का सा तनाव था, यह जानकर कि भैया इतने लंबे समय के लिए हमारे साथ रहेंगे। मुझे चिंता हो रही थी कि घर के माहौल में कहीं कोई असहजता न आ जाए। राजेश और जेठ जी की बातें सुनते हुए मैंने खाना तैयार किया और कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो। मैंने खुद को इस स्थिति के लिए तैयार किया कि अब हमें 1 महीने तक एक साथ रहना होगा और इस दौरान सभी परिस्थितियों को सहजता से संभालना होगा। जब खाना तैयार हो गया, मैंने दोनों को बुलाया और हम सबने मिलकर भोजन किया। राजेश ने बातचीत के दौरान ध्यान दिया कि मैं कुछ चुप-चुप सी थी और उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्या सब ठीक है? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है। बस ये सोच रही थी कि भैया का लंबा ठहराव घर के लिए नया अनुभव होगा। राजेश ने मेरी बात को समझते हुए कहा, हम सब मिलकर इसे आसान बनाएंगे। चिंता मत करो। रात को जल्दी खाना निपटाकर मैं कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के पल बिताने के लिए सजाया था, उस बिस्तर पर मेरा पति जोर-जोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है? उसे बीवी से ज्यादा नींद क्यों प्यारी थी? उस समय मैं गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में न जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे जेठ जी का भी ध्यान नहीं था। कुछ समय पहले ही जेठ जी मेरे बगल में आकर बैठ गए थे, उनकी ओर भी मेरा ध्यान नहीं गया। जब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं एकदम से चौंक गई थी। क्या हुआ, बहू? उन्होंने धीमे से पूछा, आप इस समय यहाँ क्यों बैठी है? कोई परेशानी है क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मैं खुद ही अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रही थी। कुछ नहीं,
बस नींद नहीं आ रही थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ नींद की बात है। उन्होंने गंभीरता से कहा, आपकी आंखों में कुछ और ही कहानी दिख रही है। उनकी बातों में कुछ तो था जो मेरे दिल को छू गया। शायद वह सही थे। मेरे अंदर की बेचैनी और गुस्सा कहीं न कहीं मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे-धीरे अपनी बात शुरू की। जेठ जी, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। वहां मैंने उन्हें वह सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। जेठ जी बोले, अरे तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में क्यों हूँ? लगता है आपको समझ में नहीं आया। तब जेठ जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तो वह बिस्तर तुम्हें राजेश के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए सजाया था, लेकिन राजेश अब वहां जोर-जोर से खर्राटे मार रहा है। मैंने कहा, मैंने आज का दिन कितना खास बनाने की कोशिश की थी। हमारे रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाने के लिए मैंने बिस्तर सजाया था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और सो गए। क्या उन्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है? जेठ जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली। राजेश बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक पति चाहिए था, लेकिन देखो किस्मत का खेल। राजेश का भाग्य अच्छा है कि उसे तुम्हारी जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की मिली है। जेठ जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की। यह सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई महीनों से मैंने राजेश के मुंह से अपनी सुंदरता के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में पत्नी होती है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुद का परिवार भी है। बात करते करते मैंने जेठ जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली थी। तब जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो भी चाहती हो वो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकाल लूंगा। मैं राजेश को भी समझा दूंगा। जेठ जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं राजेश की ओर पीठ करके सो गई थी। अगले दिन रोज की तरह राजेश टिफिन लेकर अपने काम पर निकल गया था। जेठ जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर में ऑफिस में जाना है। जेठ जी 36 साल के थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपने शरीर को भी एकदम से फिट कर रखा था। उस दिन जेठ जी नहाकर बाहर आए। वह केवल तौलिया लपेटे हुए हॉल में आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। जेठ जी 36 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। वह मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे। वह सिर्फ तौलिया लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे शर्माता हुआ देखकर वह वहां से चले गए। कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वह घर आए थे तो थोड़ी ही देर में मुझे उनसे बरियत हो गई थी, लेकिन अब वह मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। उस दिन जेठ जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वह बोले, बहू, कल मैंने जल्दी आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम अपने पति के साथ समय बिता सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
जेठ जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। उसी वक्त मैंने राजेश को फोन किया। शायद वह काम में व्यस्त था क्योंकि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वे जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम को हो गई, लेकिन राजेश ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वह जल्दी घर आ जाएंगे। वह जल्दी घर आया। यह देखकर मैं खुश हो गई कि वह मेरे लिए जल्दी आए हैं। लेकिन आते ही राजेश मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उनसे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज का दिन राजेश के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाकर मैं बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 12 बजने वाले थे। जेठ जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाज़ा खुला और वह अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह खाना खाकर आए हैं। जेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों न हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं? आपको अच्छा लगेगा और थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। मैंने थोड़ी झिझकते हुए कहा, लेकिन ऐसे अचानक से कैसे जा सकते हैं? अगर राजेश को पता चला तो? उन्होंने मुझे आश्वासन देते हुए कह, आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी बातों में एक आत्मविश्वास था, जिसने मुझे भी भरोसा दिलाया। मैंने सोचा क्यों न एक दिन के लिए अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर थोड़ा सुकून का समय बिताया जाए। मैंने हामी भर दी और हम दोनों घर से बाहर निकल पड़े। हमारे शहर में एक खूबसूरत झील थी, जो पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध थी। हम वहीं जाने का फैसला किया। रास्ते में हमने बहुत सारी बातें की। जेठ जी ने अपनी पुरानी यादें, परिवार की बातें और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वह बहुत ही संवेदनशील और समझदार व्यक्ति है। झील पर पहुंचकर हमने नाव किराए पर ली और उसमें बैठकर झील का आनंद लेने लगे। पानी की ठंडी हवा, हरे भरे पेड़ और पक्षियों की चहचहाट ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया था। जेठ जी ने मुझसे कहा, बहू, आपको इस तरह से मुस्कुराते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हंसी में ही सारा संसार है। उनकी यह बात सुनकर मैं सच में मुस्करा उठी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरी भावनाओं को समझ रहा है, मेरी परवाह कर रहा है। हमने नाव में बैठकर बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक किया और पुराने गीत भी गाए। वहां से लौटते समय हमने एक छोटी सी दुकान से कुछ स्नैक्स और चाय ली। चाय पीते पीते जेठ जी ने कहा, बहू, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मैं भी पहले बहुत अकेलापन महसूस करता था, लेकिन जब से आप इस घर में आई हैं, घर में एक नई ऊर्जा और खुशियों का संचार हुआ है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी अपने दिल की बात साझा की। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं। आपकी बातें सुनकर और आपके साथ समय बिताकर मुझे सुकून मिलता है। थोड़ी देर में हम घर पहुंच गए। फिर जेठ जी अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जेठ जी का ऑफिस का समय दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक का था। वह सुबह से काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से मेरी मदद करते थे, वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी।
जेठ जी के साथ जो भी लड़की शादी करेगी वह बहुत किस्मत वाली होगी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं था क्योंकि वह हर चीज जिसमें बिल्कुल परफेक्ट थे। उस दिन रात को मैं हमारे कमरे में राजेश के कपड़े देख रही थी। उसकी कुछ शर्ट में धोने के लिए निकाल रही थी, तब मुझे उसकी पैंट की जेब से दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उनसे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? तब उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला। ऑफिस में पार्टी का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि राजेश मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है तो फिर हमें कब निकलना है? तब उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, राजेश पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो। राजेश बोला, रंजना पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वहाँ परिवार का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो। पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूँ। यह कहकर राजेश ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन राजेश दिल्ली के लिए निकल गया। वह 3 दिनों के लिए दिल्ली गया था। उसने कहा कि पार्टी एक दिन की है, लेकिन उसके बाद 2 दिन दिल्ली के ऑफिस में उसका कुछ काम है। उसके जाने के बाद जेठ जी के साथ मैं घर में अकेली थी। उसी दौरान जेठ जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। जेठ जी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा पति था जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था, दूसरी तरफ मेरे जेठ जी थे। मेरे सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। उस पार्टी में वह मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूँ। पार्टी शुरू होने से पहले वहाँ अवार्ड फंक्शन था। जेठ जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। अवार्ड स्वीकारते समय भी वह मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वह मुझे हर छोटी चीज में प्राथमिकता दे रहे थे। पार्टी से घर आते समय मैंने उनसे पूछा, जेठ जी आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वह तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना? तब जेठ जी ने कहा, अरे बहू ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत भोली हो। वह पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती। असल में हमें अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाहिए। ये पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों के लिए भी तो पार्टी होती है। जेठ जी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। उस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी तो मेरे ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। राजेश भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूं। मैं खुद की कोशिश करने लगी, तब अचानक जेठ जी मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वह मेरे पास आए। वह बोले, बहू मैं अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर मुझे हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। उसके बाद वह कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है? तब वह बोले, बहू एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसी बीच मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा? अब सोने का क्या करें यह तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक हमारे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। जेठ जी गेस्ट रूम में सोते थे, अब उन्हें नींद नहीं आएगी। यह सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस रात जेठ जी मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए थे। राजेश की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों से भैया मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे, यह मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसे ही अगले दिन जेठ जी की छुट्टी थी। घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था।
राजेश बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं बचे थे। मैंने राजेश को फोन करना शुरू किया, तभी जेठ जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, बहू, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने जेठ जी को सहमति दी। फिर तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले जेठ जी मुझे होटल में खाने के लिए लेकर गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने के लिए गए। मॉल में जो भी चीज मुझे पसंद आई, जेठ जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे जेठ जी ने चुकाए थे। राजेश तो हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था। राशन के अलावा एक भी चीज अगर मैंने ज्यादा ली तो वह तुरंत मेरे पीछे खर्चे का रोना रोने लगता था। लेकिन जेठ जी ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे जो जो चाहिए था उन्होंने वह दिला दिया था। उनके व्यवहार से कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन रात का समय था और घर में शांति छा गई थी। मैंने अपने लिए खरीदी गई नाइटी ड्रेस पहनी हुई थी जो बहुत ही सुंदर और आरामदायक थी। जेठ जी ने जब मुझे देखा तो उनकी नजरें मेरी ओर ठहरी रहीं। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उनके शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। उनका सहज और स्नेहपूर्ण व्यवहार मुझे अजीब लगा, लेकिन साथ ही अच्छा भी। उस रात राजेश के कमरे में बोरियत और सुस्थापन के बजाय जेठ जी के साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए खास था। अंधेरे में जब मैंने जेठ जी को अपने कमरे में देखा तो मैंने सोचा कि यह एक सामान्य स्थिति हो सकती है, लेकिन जेठ जी के साथ बिताए गए समय ने मुझे अनकही भावनाओं का अनुभव कराया। आंधी रात को अनजाने में मैंने उनकी ओर खिसकते हुए उन्हें अपने गले में चिपकाने की कोशिश की। जेठ जी की सांसें तेज हो गई और उनकी नींद टूट गई। उन्होंने मुझे अपने करीब महसूस किया और धीरे से मेरे बालों को सहलाया। बहू, तुम ठीक हो? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने शर्मिंदगी से सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस ऐसा लगा कि तुमसे नजदीक रहना अच्छा लगेगा। जेठ जी ने समझदारी से कहा, समझता हूँ, कभी कभी भावनाओं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। उनकी बातों से मुझे सुकून मिला, लेकिन एक अजीब सी स्थिति भी बन गई थी। मैंने उनकी ओर देखा और फिर से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। मैंने धीरे से खुद को उनके गले से अलग किया और अपने बिस्तर पर लौट आई। जेठ जी ने भी धीरे से अपनी स्थिति को ठीक किया और मुझे एक कोने में आराम से सोने दिया। सुबह उठकर मैं अपने काम में लग गई। आज भी जेठ जी ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ करने लगी, तभी अचानक जेठ जी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग था। जेठ जी ने अचानक मेरे पेट में चुटकी काटी। उनके स्पर्श से मैं कांप गई थी। तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जेठ जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेरे हाथ का झाग जेठ जी के चेहरे पर लग गया था। यह देखकर मैं हंसने लग गई थी। मुझे हंसता हुआ देखा तो जेठ जी मुझे प्रेम भरी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों में भी बहुत प्यार था। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने क्यों चुटकी काटी? तब उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुम्हारे पेट पर लाल चींटी देखी थी, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते जेठ जी ने मेरा हाथ का जाग अपने चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल चलता रहा। वह मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वह वैसे भी राजेश मुझे नजरअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था।
भाई साहब को क्या चाहिए था मुझे अब समझ आ गया था। पिछले कुछ दिनों से राजेश से जिस सुख की उम्मीद लगाए बैठी थी, वह सुख शायद मुझे जेठ जी से मिलने वाला था। जेठ जी राजेश से उम्र में बड़े थे। राजेश से ज्यादा स्मार्ट और दिखने में भी अच्छे थे। निश्चय ही वह दोनों बातें अच्छे से जानते होंगे कि किसी औरत को कैसे खुश रखना होगा। रात को भी राजेश के घर आने की संभावना नहीं थी, लेकिन वह रात को 9 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाइटी ड्रेस पहना था। राजेश ने वह ये ड्रेस मेरे ऊपर देखा, फौरन मुझसे पूछा 2 दिन में ये ड्रेस कहाँ से आई। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि वह ड्रेस जेठ जी ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने ड्रेस खरीद लिया। राजेश मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की और उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में मैं सोचकर क्या कर सकती हूँ। मेरी परवाह जेठ जी को थी, मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वह ही मुझे फूल की तरह संभाल कर रख सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले मालिक के आसपास दिखनी चाहिए, यह मुझे समझ अच्छी तरह से आ गया था। उस दिन मैं राजेश से थोड़ी दूर थी। अगले दिन राजेश और जेठ जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय पर मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल आ रहे थे कि जेठ जी के पास जाकर मैं राजेश को धोखा दूंगी, ऐसा मुझे लग रहा था। उस समय मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने जेठ जी और राजेश को एक संदेश भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। संदेश भेजने के 10 मिनट बाद जेठ जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वह मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे, तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर जेठ जी बोले, भाभी तुम भी क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। ये संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मैं मुझे ठीक से बताऊं। यह मजाक करने का समय नहीं है। तब मैंने जेठ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने उन क्षणों को बड़े ध्यान से निभाया। कमरे में ताजगी का एहसास और जेठ जी की चिंतित आंखों ने एक अजीब सा संन्यास प्रदान किया। जेठ जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरे बारे में चिंता हो रही है। मैंने धीरे से कहा, लेकिन सच कहूँ तो मेरी तबीयत ठीक है। मैंने जानबूझकर संदेश भेजा था ताकि मैं आपकी और राजेश की प्रतिक्रिया देख सकूं। जेठ जी ने मेरी बात सुनकर अपनी चौंकी हुई आंखें मेरी ओर मोड़ी। उन्होंने गंभीरता से कहा, भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आप हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही हैं? मैंने नजरें झुका ली और कहा, मुझे लगा कि मुझे एक सच्चाई जाननी चाहिए। आप और राजेश दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते में कोई भी भ्रम न रहे। मेरी इस परीक्षा में आज तुम पास हो गए हो। जेठ जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी 36 साल की तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी राजेश कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मेरे पास आकर जेठ जी को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, यह सब क्या चल रहा है? रंजना, तुम अपने जेठ के साथ ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? मैंने कहा, हाँ, नहीं आया मुझे तुम्हारा ख्याल। जब तुम अपनी बबीता के साथ होते हो तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है?
मेरी तबीयत खराब हुई। ये मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आए। ये मुझे पता था, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और भैया का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। मेरी नज़र से पीछे तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो मेरा और जेठ जी का रिश्ता भी सही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। रंजना, कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी बबीता? राजेश का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उस घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा कि राजेश, तुम और कितना झूठ बोलोगे। ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने एक चीज मांगी तो उसके लिए पीछे खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी। तुम्हें खुश करने के लिए कभी कमरा सजाती, तो कभी कैंडल लाइट डिनर, तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी। ऐसा मुझे लगता था, मैं खुद को दोषी मानती थी। मुझे जेठ जी ने समय पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। उस सारी कठिन परिस्थितियों में जेठ जी ने मुझे संभाला था। और हाँ, तुम जिस शक नज़र से हमें देख रहे थे वह नज़र एक बार हटा लो। जेठ जी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर यह नाटक कर रही थी। आज जो तुमने देखा वह भी हमारे नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? राजेश ने सिर झुकाए हुए अपनी गलती मान ली। उसकी चुप्पी ने उसकी हार को स्वीकार किया। कमरे की हवा में तनाव था, लेकिन मैं अब पूरी तरह से स्पष्ट थी। मैंने सबक लिया कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। राजेश ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और अपनी आदतें सुधारने का प्रयास करूँगा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और पछतावा था। मैंने उसकी बात को ध्यान में रखा और कहा, हमारे रिश्ते में सुधार की दिशा में यह पहला कदम है, लेकिन तुम्हें ईमानदारी और समझदारी से काम करना होगा। इस क्षण ने मुझे और राजेश को एक नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर दिया। रिश्तों में चल रहे संदेह और संघर्षों को समाप्त करने का समय आ चुका था। जेठ जी की सलाह और उनकी समझदारी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने अपने और राजेश के रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया और इस प्रक्रिया में ईमानदारी और सच्चाई को सबसे ऊपर रखा। इस सबक के साथ मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने रिश्तों को सही तरीके से निभाने का प्रयास किया। राजेश और मैंने मिलकर अपने रिश्ते को सुधारने की दिशा में काम किया और एक दूसरे के प्रति सच्चे और समझदार बने रहने का प्रयास किया। आज जेठ जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा सकी थी। आजकल हर दूसरा पुरुष या स्त्री अपना अच्छा खासा परिवार चलाते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह कोई ट्रेंड नहीं है। बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के सदस्यों की तरह संभाल नहीं सकता। वह केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा। ऐसे बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना अपने पति को आज़ादी देने जैसा होता है। इसलिए परिस्थिति से भागने के बजाय परिस्थिति का सामना करना चाहिए। पति चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चल जाए, एक पत्नी ही है जो उसे सही और सीधा रख सकती है। यह हर स्त्री को समझना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।